हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2.2 गद्दार कौन है नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर योग्यता विस्तार तक जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, दशहरे पर नवलगढ़ राज्य में होने वाले आयोजन के बारे में लिखिए। आपने पाठ को पढ़ा है। आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। नवलगढ़ राज्य में हर साल दशहरे के दिन एक विशेष आयोजन रखा जाता था। दशहरे के दिन एक बड़ा मेला भरता था। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता। राजमहल खूब सजाया जाता। नगर में सभी उत्साह व आनंद में विभोर होते। दूर दूर से नृत्य मंडलियाँ आती। रामलीला का आयोजन होता एवं संगीत के कलाकारों का जमावड़ा जमता था। तो इस प्रकार से दशहरे का आयोजन नवलगढ़ में होता था और वे दशहरा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते थे। प्रश्न दूसरा है, राजा राम शाह और उनके राजपुरोहित पंडित राम भगत के आपसी संबंध कैसे थे? उत्तर इस प्रकार है। राजा राम शाह के प्रमुख राजपुरोहित पंडित राम भगत थे। दोनों में बहुत प्रगाढ़ संबंध था। राजा राम शाह उन्हें राजपुरोहित कम और दोस्त अधिक समझते थे। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा राम शाह ने पंडित जी को कई स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में भेंट की थी। अगला प्रश्न है, रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा? उत्तर है, राजा की विलास प्रियता और प्रजा की ओर ध्यान नहीं देने की बात बार बार रामचरण द्वारा कही जाती थी। इस बात से राजा अप्रसन्न रहता था। रामचरण ने आखिरी नेक सलाह राजा को दी। परिणाम में राजा के द्वारा अपमानित होकर उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। प्रश्न 4 है, मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी? उत्तर है, मोतियों की फसल वस्तुतः गेहूं की फसल पर चमकती हुई ओस की बूंदें थी। अगला प्रश्न है, रामचरण की सफलता पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई? उत्तर है, रामचरण की सफलता पर राजा के चाटुकार और मंत्री मन ही मन ईर्ष्या से जलते रहते थे और बार बार राजा को रामचरण की शिकायतें करते थे, क्योंकि रामचरण प्रजा को वास्तविकता से अवगत कराता था। वह न्याय और सत्य का प्रबल पक्षधर था। इस बात से आम प्रजाजन रामचरण से खुश थे और राजा के सभी सभासद उससे नाराज रहते थे। प्रश्न 6 है, राजा राम शाह और उनके सुपुत्र राजेंद्र शाह के व्यक्तित्व में क्या क्या समानताएं थी? एक तालिका के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में तालिका दी गई है। दोनों में क्या समानताएं थी पिता और पुत्र में? पहला तो पारंपरिक विचारधारा के दोनों पक्षधर थे। दूसरा संगीत प्रियता, दोनों संगीत प्रिय थे। विलास प्रियता थी, दोनों ही राजभोग विलास में डूबे रहते थे। दोनों का खुशामदी स्वभाव था। चाटुकारों को वे बहुत पसंद करते थे। प्रजा के प्रति उदासीनता, दोनों ही प्रजा की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, अपने ही भोग विलास में लगे रहते थे। पाठ से आगे का प्रश्न है, अपने गांव या शहर में किसी पर्व पर चली आ रही प्रथा के विषय में लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने गांव के किसी प्रथा के बारे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अपने गांव की एक प्रथा के बारे में लिखा है, वैसा ही आप भी लिख सकते हैं। हमारे गांव में प्रतिवर्ष दीपावली के समय गोवर्धन पूजा के दिन रात भर गौरा गौरी अर्थात शिव पार्वती का विवाह उत्सव होता है। फिर सुबह सुबह भोर में बैगा व गोंड समाज के लोग बारात के रूप में जाकर प्रत्येक घर से कलश, दीपक, तेल, धान, अनाज, रुपया या बड़ा फल जैसे कुम्हड़ा आदि लेकर तालाब के किनारे के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। फिर गांव के उस चौक में जहां पर ग्राम देवता का वास माना जाता है वहां पर बारात वापस पहुंचती है और मुखिया बैगा ढोलक बाजे की थाप पर नाच नाच कर अपने शरीर पर स्वयं कोड़ा मारता है। तत्पश्चात नाच गाकर गौरा गौरी का विवाह संपन्न कर भोग प्रसाद वितरण किया जाता है। तो इसी प्रकार की कोई प्रथा यदि आपके गांव में हो रही हो तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, आपके गांव में प्रचलित 3 अच्छी और 3 बुरी प्रथाओं के विषय में 3-3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर छात्र अपने गांव की प्रथा के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बुरी प्रथा दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, पशु बलि प्रथा। और अच्छी प्रथा है नारी पढ़ाओ प्रथा। किसी भी घर के विवाह में ग्राम सभा कर सभी को जिम्मेदारियां बांटने की प्रथा।
प्रतिवर्ष गांव के पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य नाटक के आयोजन की प्रथा। तो ये प्रथा मेरे गांव में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, यदि राजेंद्र शाह के स्थान पर रामचरण राजा बन जाता तो राज्य की स्थिति क्या होती? उत्तर है, यदि रामचरण को राजा बनाया जाता तो प्रजा की अच्छी प्रकार से देखभाल होती, जनता के अधिकारों की रक्षा होती और प्रजा को एक न्यायप्रिय, ईमानदार और प्रजा हितैषी राजा मिल जाता। अगला प्रश्न है, कहानी में राजपुरोहित द्वारा राजा की झूठी तारीफ कर सोने की मुद्राएं प्राप्त करते हुए बताया गया है। ऐसा करना उचित है या अनुचित? अपने उत्तर तर्क सहित लिखिए। तो यहाँ पर आप अपना विचार लिखेंगे। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, झूठी तारीफ करके स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर लेना अनुचित है, क्योंकि राजपुरोहित के कर्तव्य का पालन नहीं होता, अपनी कर्मशीलता के प्रति धोखा है। यदि हम अपनी कर्तव्य परायणता को भूलकर अपना स्वार्थ साधने में लग जाते हैं तो हम अपने धर्म ईमान से गिर जाते हैं और इस कारण अंत में हमें अपमानित भी होना पड़ सकता है। भाषा की बात से अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए इन मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क है तारीफ के पुल बांधना, ख है बीड़ा उठाना, ग है राई का पहाड़ बनाना, घ है चेहरा फीका पड़ना, अंगा है टोह ना पाना। तो इन मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे यहाँ किया गया है, तारीफ के पुल बांधना का अर्थ है भूरी भूरी प्रशंसा करना। वाक्य प्रयोग है, प्रतियोगिता में जीतने पर लोग प्रिया की तारीफ के पुल बांधने लगे। खा है बीड़ा उठाना, इसका अर्थ है कार्य संपादित करने के लिए तैयार होना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, सेठ ने गांव के गरीब लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का बीड़ा उठाया है। अगला है राई का पहाड़ बनाना, इसका अर्थ है थोड़ी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, मेरी सासू माँ ने मेरी छोटी सी गलती को दूसरों के सामने राई का पहाड़ बनाकर बताया। घा है चेहरा फीका पड़ना, इसका अर्थ है शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, मालिक की गोदाम से अनाज चुराते हुए पकड़े जाने पर रामू का चेहरा फीका पड़ गया। अगला है टोह ना पाना, इसका अर्थ है सुराग न मिलना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, पुलिस सीमा के अपहरणकर्ता की टोह ना पा सके। इसी प्रकार आप भी नए वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, वाक्य के रेखांकित शब्दों में अनुस्वार या चंद्रबिंदु लगाइए और लिखिए। यह अनुस्वार है और ये चंद्रबिंदु है। तो दिए गए वाक्य में अनुस्वार या चंद्रबिंदु लगाकर आपको वाक्य बनाना है। क है राजा ने पंडित जी को ढेर सारी मुद्राएं दी। ख है हर पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। ग है मृत्यु दर्द सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा। घ है अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार आंगन में खेल रहे थे। तो यहाँ पर क वाक्य में मुद्राएं लिखा है, इसका शुद्ध शब्द है मुद्राएं। इस प्रकार से मुद्राएं होंगी। राजा ने पंडित जी को ढेर सारी मुद्राएं दी। खा है हर पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। तो यहाँ पर बूंदों इस प्रकार से लिखा जाएगा, बूंदों से जड़ा हुआ था। ग है मृत्यु दंड, तो मृत्यु दंड लिखा जाएगा। मृत्यु दंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा। घ है अभी तो राजपुत्र ब्राह्मण कुमार आंगन में खेल रहे थे। यहाँ आंगन अशुद्ध है, आंगन इस प्रकार से लिखा जाएगा चंद्रबिंदु लगाकर। अंगा है दूर दूर से नित्य मंडलियाँ आती। तो यहाँ मंडलियाँ गलत है, जो कि मंडलियाँ शुद्ध इस रूप से लिखा जाएगा। यह है शुद्ध शब्द, दूर दूर से नित्य मंडलियाँ आती। तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नांकित वाक्यों के रेखांकित शब्दों को उनके हिंदी पर्याय से इस तरह बदल कर लिखिए कि उनके अर्थ में परिवर्तन ना हो। क है हम तुम्हें मौका देंगे। ख है कुछ खुशामदियों को यह बात खलने लगी। ग है नए राजपुरोहित ने मामले को संगीन बताया। घ है प्रजा को राजा के खिलाफ भड़काना पाप है। अंगा है इधर राजा की विलास प्रियता बढ़ती गई और उधर खजाना खाली होता गया। शब्दों के मायने बदलेंगे इस प्रकार से कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा है बदलकर, हम तुम्हें अवसर देंगे। मौका के बदले अवसर शब्द लिखा हुआ है। खा है कुछ चाटुकारों को यह बात खलने लगी। यहाँ पर खुशामदियों के बदले चाटुकारों शब्द का प्रयोग हुआ है। ग है नए राजपुरोहित ने मामले को गंभीर बताया। यहाँ पर संगीन के बदले गंभीर शब्द का प्रयोग हुआ है। घ है प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना पाप है। यहाँ पर खिलाफ के बदले विरुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। अंगा है इधर राजा की विलास प्रियता बढ़ती गई और उधर राजकोष खाली होता गया। यहाँ खजाना के स्थान पर
राजकोष शब्द का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। प्रश्न 4 है, निम्नांकित वाक्यों से विभक्तियां पहचान कर अलग कीजिए। विभक्तियां अर्थात कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्ण को करण से, इस प्रकार के जो कारक चिन्ह है उसे आपको पहचानना है। ने, के, पर, में, से, ये सब कारक चिन्ह है, विभक्ति है, इसे पहचान के अलग करना है। वाक्य को देखिए, प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता। यहाँ पर कारक चिन्ह या विभक्ति है का, को, के, तो इसे अलग करके लिखेंगे। ख है परिणामता, उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यहाँ पर कारक चिन्ह है उसे में उसको, को अदृश्य है, और यहाँ पर से कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, तो इसे अलग पहचान कर यहाँ लिख देंगे। ग है उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठी। यहाँ पर से, की, ये विभक्ति है, इसे अलग लिखेंगे। घ है संसार में ऐसा अगर कोई राज्य है तो वह नवलगढ़ है। यहाँ पर में कारक चिन्ह है। अंगा है राजा ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर ने और पर ये विभक्ति है, इसे पहचान कर अलग उत्तर में लिख देंगे। आगे योग्यता विस्तार से प्रश्न है। पहला प्रश्न, एक अन्य लोक कथा खोज कर लाइए और उसे अपनी भाषा में लिखकर शाला की भित्ति पत्रिका में लगाइए। तो आपको जैसे ये यहाँ पर गद्दार कौन है नामक कथा है, इसी प्रकार की कोई अन्य लोक कथा खोजना है और अपने शाला में उसे लगाना है। जैसे यहाँ पर एक कथा है, एक राजा को खिलौने का बहुत शौक था। एक बार उस राजा के दरबार में एक सौदागर आया जो खिलौने लाया था। उसने अपने खिलौने की पिटारी से 3 पुतले निकालकर राजा को दिखाया। राजा ने उस सौदागर से उन तीनों पुतलों का मूल्य पूछा। सौदागर ने एक पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे, दूसरे पुतले का मूल्य 1000 मोहरे और तीसरे पुतले का मूल्य मात्र 1 मोहर बताया। राजा और सभी दरबारी ने देखा कि तीनों पुतले एक समान दिखाई देते हैं, फिर भी उनके मूल्य में इतना अधिक अंतर क्यों है? किसी को भी गुत्थी समझ में नहीं आई। फिर राजा ने अपने महामंत्री से पूछा। तब महामंत्री ने पुतलों को ध्यान से देखा। महामंत्री ने एक दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके लाने पर महामंत्री ने एक तिनका एक पुतले के कान में डाला। वह तिनका सीधा उस पुतले के पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब महामंत्री ने दूसरा तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। तिनका दूसरे कान से बाहर निकल आया और पुतला ज्यों का त्यों था। यह देखकर सभी को उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब महामंत्री ने अगला तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सब ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो। राजा के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, तब महामंत्री ने उत्तर दिया, पहले पुतले से हमें यह ज्ञान मिलता है कि चरित्रवान सुनी सुनाई बातों को सदा अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है और यही कारण है कि इस पुतले की कीमत 1 लाख मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, सुनी सुनाई बातों को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इसका मूल्य 1000 मोहरे है। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो इस प्रकार से आप भी कोई लोक कथा खोज कर यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, आँख से संबंधित मुहावरों की सूची तैयार कीजिए और उनके अर्थ भी लिखिए। यहाँ पर आपको आँख से जुड़े हुए मुहावरे लिखने हैं। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, आँखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा होना। दूसरा मुहावरा है, आँख का अंधा नाम नयन सुख अर्थात गुण के विपरीत नाम होना। तीसरा मुहावरा है, आँख की किरकिरी अर्थात अप्रिय या कष्टदायक लगना। चौथा है, आँख में खटकना, इसका अर्थ है हमेशा पीड़ादायक लगना। पांचवा मुहावरा है, आँख मिचौली खेलना अर्थात लुका छुपी का खेल खेलना। छठवां है, आँख दिखाना अर्थात क्रोध प्रकट करना। सातवां है, आँखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। आठवां है, आँखों पर बिठाना अर्थात अत्यधिक आदर करना। नौवां है, आँख लगना अर्थात सो जाना। 10वां मुहावरा है, आँखें बिछाना अर्थात बेसब्री से प्रतीक्षा करना। 11वां है, आँखें फेरना अर्थात उपेक्षा करना। 12वां मुहावरा है, आँखें लाल करना अर्थात क्रोध से देखना।
इस प्रकार से आप भी आँखों से संबंधित मुहावरा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को अच्छे से समझाया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।